क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको क्लास 10th का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधित प्रमेय। यानी कि इस प्रमेय की बात करें तो प्रमेय नंबर 6 है हमारी एनसीईआरटी बुक की। ठीक है दोस्तों, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा क्योंकि इस पर आधारित सवाल जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, लेकिन पेपर में जरूर आएगा सवाल। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाई20। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे प्रमेय कहती क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। मान लीजिए हमारे दो समरूप त्रिभुज है, हमारे ये दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल त्रिभुजों की संगत भुजाओं, यानी कि इसकी जो हमारी ये जो भुजाएं हैं, इसकी आपस में ये भुजा, जैसे ये भुजा ये, इसकी भुजा ये, इस वाले की भुजा ये, इस वाले की भुजा ये, और इसकी भुजा ये, इसकी भुजा ये है, तो संगत भुजा के वर्गों के अनुपात में होता है। तो ये चीज हमें यहाँ पे सिद्ध करके दिखाने के वर्गों के अनुपात के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इसे। तो हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे दिया है, यानी कि आप इसकी ये ज्ञात करना लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है, क्या हमें प्रमेय से दिया है, दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं। समरूप त्रिभुज के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो बताई थी, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो समरूप त्रिभुज हमारे ए बी सी है, एक समरूप त्रिभुज हमारा डी ई एफ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे क्या करते हैं, इसके अंदर हमने इसको यहाँ पे ज्ञात में लिख लिया, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, इसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, देखिए हमें सिद्ध करना है कि प्रमेय में कह रहा है त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो वर्गों का अनुपात हमारा ये आ गया, यानी कि भुजा का वर्ग, यानी कि ए बी ये ले लिया बटे में डी ई ये ले लिया, इन दोनों का वर्ग का अनुपात देखिए ये आ गया। आप ये सिद्ध कर सकते हैं, या ए सी का वर्ग और डी एफ का वर्ग हमने लिख दिया यहाँ पर इस टाइप से। बीसी लिख सकते हैं, बीसी और बटे में ई एफ का वर्ग, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें रचना जरूर होगी क्योंकि रचना में हमें नहीं पता कि इसमें लंब पढ़ना नहीं पढ़ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दो त्रिभुजों में इसे बांट कर इसको हल कर सकते हैं हम। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेकर हम सर्वांशम करेंगे, उसके बाद इसको हम हल कर सकते हैं भुजाओं के वर्गों के अनुपात के रूप में। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है रचना में, त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से, यानी कि शीर्ष ए से भुजा बीसी पर एक लंब डाला गया है, यानी कि ए एन लंब डाला गया है। ऐसे इस वाले त्रिभुज में अगर देखा जाए, क्या कहते हैं, शीर्ष डी से भुजा ई एफ पर एक लंब डाला गया है, यानी कि डी एम एक लंब डाला गया है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये। अब बात करते हैं हम यहाँ पे उत्पत्ति की। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर उत्पत्ति कैसे होगी वो चीज समझने की है, तो बहुत ही केयरफुली यहाँ आपको समझना पड़ेगा। जितना आप केयरफुली समझेंगे अच्छी तरह समझ में आपको यहाँ पे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज हम लिख सकते हैं डी, त्रिभुज डी ई एफ कैसे त्रिभुज है, हमारे समरूप हैं, जो कि हमें ज्ञात है। हमने अभी ज्ञात में लिखवाया था, देखो हमने ज्ञात में लिखवाया था ना, ये त्रिभुज हमारे कैसे हैं, समरूप है, और हमने लिखवाया ज्ञात में। ठीक है, अब हमारे पास ये पता है कि समरूप है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी समान भुजा में अनुपात में है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज को सर्वांशम करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज, हमने जो त्रिभुज लिए हैं, जैसे हमने त्रिभुज कौन कौन से लिए हैं, जैसे हमने त्रिभुज लिया है ए एन बी और त्रिभुज डी एम ई। अगर ये हम सर्वांशम या समरूप कर दें, सर्वांशम कर दें या समरूप कर दें, तो इससे हमें पता चल जाएगा ये त्रिभुज हमारे समरूप तो है ही, हमें पता है कंफर्म है, तो और कंफर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे इसको स्टेप से लिख लिया। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसकी भुजाएं हमारी क्या है, समान अनुपातिक में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो त्रिभुज लिखेंगे हम त्रिभुज ए एन बी और त्रिभुज डी एम ई में हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। देखिए मैंने दोनों त्रिभुज पकड़ लिए, एक तो त्रिभुज ए एन बी और एक त्रिभुज पकड़ लिया डी एम ई, ये दोनों त्रिभुज पकड़ लिए मैंने यहाँ पर। ठीक है, ऐसे हम समरूप करके दिखाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए कोण ए बराबर है कोण डी। देखिए कोण ए बराबर कोण डी है, देखिए ये वाला, ये जो कोण है और ये जो कोण है हमारे आपस में कैसे हैं, बराबर है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमने लिखा है कोण सी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोण सी बराबर कोण ई हो जाएगा। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं, कोण सी बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ई लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण एफ लिख सकते हैं। देखिए हमने कोण एफ लिख दिया है यहाँ पर, देखिए हमने सब बराबर कर दिया यहाँ पे।
ए लिख दिया इसके बराबर, सी लिख दिया मैंने इसके बराबर, ये लिख दिया इसके बराबर, यानी कि ये बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि भुजा में अनुपात आएंगे तो बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी अपॉन में डी ई, ये हमारा डी है, बराबर यहाँ लिखेंगे हम बी सी अपॉन में ई एफ लिखेंगे, बराबर सी ए अपॉन में एफ डी लिखेंगे। तो ये हमने बराबर लिख दिया इसको, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसलिए कोण हमारा कौन सा बराबर हो जाएगा इसमें अगर लिखना चाहें तो ए एन बी, अभी मैं दिखा रहा हूं चित्र में, ए एन बी हो जाएगा। और दूसरा कोण हो जाएगा डी एम ई, आपस में बराबर जाएंगे, 90 डिग्री के कोण है। देखिए ये वाला कोण जैसे ये 90 डिग्री का है वैसे ये भी 90 डिग्री का है, और इसी प्रकार से ये भी 90 डिग्री का है। देखिए तो ये वाला मैंने ये तो लिखा है ए एन बी और डी एम ई, ये वाले कोण लिखे हैं देखो मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बराबर में 90 डिग्री का कोण है, ऐसे लिख सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास एक चीज और है, इसमें बी ई बराबर, यानी कि कोण बी बराबर कोण ई लिख सकते हैं। देखिए ये वाला कोण, क्योंकि ये वाला कोण हमारा रह गया था, ये वाला लिख सकते हैं हम, ये वाला कोण आपस में बराबर हो सकता है। उसके बाद हम त्रिभुज कैसे कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे समरूप कोण लिख देंगे। इसलिए त्रिभुज हमारा ए एन बी समरूप त्रिभुज है डी एम ई में। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो जब इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने ये लिखा है, तो यहाँ पे ये कौन कौन सा सिस्टम आ गया हमारा, कौन सा नियम आया, कोण ए वाला। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें बताया था कि समरूप और सर्वांग समता की कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ पे इतना हो गया। अब इसके बाद हमें जो सॉल्व करना है, त्रिभुज ए एन बी पकड़ लेते हैं और त्रिभुज इसमें अनुपात के रूप में ए एन बी, और ये हो जाएगा देखिए त्रिभुज ए एन बी और त्रिभुज डी एम ई में हमने ये लिखा। अब इसके अनुपात पकड़ लेते हैं हम। दोनों त्रिभुज हमने यही दोबारा ले लिया। अभी हमने यहाँ पे सब करके दिखाया, समरूप करके दिखाया। ए एन बी और डी एम ई दोनों ट्रायंगल ले लिए मैंने। अब यहाँ पे हम बराबर करके दिखाएंगे इन्हें, मतलब बराबर करके दिखा दिया है। अब यहाँ पे अनुपात में करके दिखाएंगे। देखिए ए एन अपॉन में डी एम, देखिए ए एन अपॉन डी एम, देखिए ए एन हमारी ये है और डी एम ये आ गई, यानी कि ये भुजा बटे ये भुजा, इस टाइप से लिखेंगे। बराबर किसके हो सकती है, इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन में डी ई, ए बी अपॉन में डी ई, देखिए ए बी अपॉन में डी ई ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा और भी लिख सकते हैं हम इसे, इसको या करके लिख सकते हैं ए बी अपॉन में डी बराबर ए एन अपॉन में डी एम। देखिए समीकरण नंबर 1 मान लिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने ए बी अपॉन में डी बराबर ए एन अपॉन डी एम, मैंने यहाँ पे लिख दिया और समीकरण नंबर इसको मैंने 1 मान लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दे रखी है। इससे पहले हमारे पास अगर देखा जाए तो समीकरण हमने 2 समीकरण, इससे ऐसे करो, इस वाले को 1 मान लो, इसको 2 मान लो। देखिए मैंने इसे समीकरण 2 मान लिया और इस वाले को मैंने 1 मान लिया। अब समीकरण 1 व 2 से इसकी कंपेयरिंग करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करता हूं, देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर हम इसको लिख सकते हैं हम ए बी अपॉन में डी ई बराबर बी सी अपॉन में ई एफ लिख सकते हैं, सी ए अपॉन में एफ डी लिख सकते हैं, ए एन अपॉन में डी एम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे हमने तुलना करके इसको इतना बड़ा लिख दिया, इसको समीकरण हमने 3 मान लिया, ठीक है दोस्तों। इतना मैं समझता हूँ तुलना करके आपको इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो पे बने रहें, इसको थोड़ा सा और रह गया, बस कंप्लीट करते हैं। देखिए दोस्तों इसके आधार पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, हमने ऐसे लिख लिया बराबर, यहाँ लिख सकते हैं 1/2 बी सी गुणा ए एन, ऐसे लिखेंगे, बटे में 1/2, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अभी मैं आपको चित्र दिखाता हूं, उसमें बताऊंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो डी ई एफ का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, ई एफ गुणा में डी एम। अब यह कहाँ से आया, चित्र में आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हमने जो चित्र पकड़ा है वो ये वाला पकड़ा है। त्रिभुज हमने जो पकड़ा ए बी सी पकड़ा, तो इसमें हमने क्या लिखा 1/2, आधार कितना है बी सी, देखिए आधार कितना है बी सी और ऊंचाई कितनी है हमारी ए एन। तो मैंने लिखा है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार इस त्रिभुज का कितना हो गया बी सी
और लंब कितना हो गया AN। ऐसी दूसरा त्रिभुज जो बटे में लिखा है DEF का क्षेत्रफल लिखा है मैंने 1/2, आधार कितना है EF और ऊंचाई कितनी है हमारी DM या MD, बात एक ही है, तो इसके आधार पे हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। तो इतना आपको यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद BC अपॉन में EF यहाँ पे लिख सकते हैं हम BC अपॉन में EF गुणा AN अपॉन में DM, ये आ गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि आपस में ये भुजा बराबर हो सकती हैं, क्योंकि देखो BC और EF AN और DM। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऊपर समीकरण नंबर 3 दे रखी है। देखिए यहाँ पे AN अपॉन DM किसके बराबर है, BC अपॉन EF के बराबर है, CA अपॉन FD के बराबर है, AB अपॉन DE के बराबर है, यानी कि हमें सब भुजाएं आपस में बराबर है। तो यानी कि मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूं, BC अपॉन में EF लिख सकता हूं। देखिए BC हमारे पास तो EF है ही पहले से लिखा हुआ ये वाला, गुणा इसकी जगह पे मैंने क्या किया, इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, यानी कि BC अपॉन में EF। देखिए इसकी जगह AN अपॉन DM की जगह मैंने ये लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा BC का स्क्वायर अपॉन में EF का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। तो समीकरण नंबर हमारी कितनी आ गई, 4। हमने इसको समीकरण नंबर 4 मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको यहाँ पे सही से करके लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास BC स्क्वायर अपॉन में EF का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये देखा जाए तो इस टाइप से एक भुजा हमारी यहाँ पे ये बराबर आ गई। अब सारी भुजा हम इसमें लिख सकते हैं, लिखेंगे परंतु BC अपॉन में EF बराबर है AB अपॉन में DE बराबर है CA अपॉन में FD। अगर ये भुजा हमारी सब बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं BC स्क्वायर अपॉन में EF स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन में DE स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर अपॉन में FD स्क्वायर, ये सब बराबर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसको हमने समीकरण नंबर 5 मान लिया। इस टाइप से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पे 4 व 5 से तुलना कर देंगे। समीकरण 4 हमारी ये वाली है, समीकरण 4 ये रही, समीकरण 5 ये रही, इसकी तुलना करेंगे हम तो बराबर हम सबको बराबर करके लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB का स्क्वायर बटे में DE का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर अपॉन में EF का स्क्वायर हो जाएगा, CA का स्क्वायर अपॉन में FD का स्क्वायर। देखिए यही चीज़ हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो हमने यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो भुजा थी उसके अनुपात में बांटा है और वर्ग के बराबर होते ही ये हमने यहाँ पे लिख कर हल करके दिखाया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई प्रमेय के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।